हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। यूपी ट्रिपल एससी की जो 1 तरीका भर्ती परीक्षा हो रही है उसका आज जो 10वां चैप्टर है कार्बन क्रेडिट, आज हम उस 10वें चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो 10वां चैप्टर का टॉपिक है, जो नाम लिखा हुआ है इन्होंने कार्बन क्रेडिट से लिखा हुआ है, कार्बन साख जो है उस पे है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने ये यूपी 1 दरोगा की जो है वो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। वो टेस्ट सीरीज जो है हमने 200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज रखी है, जिसको हमने 8 हिस्सों में बांटा हुआ है। हर एक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन होंगे। जैसे पहले वीडियो में 1 से 25 रहेंगे, दूसरे में 26 से 50 रहेंगे। इस तरह के आपको 8 वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद से जब 100 हो जाएंगे तो आपको वो 4 पीडीएफ जो है वो कंपाइल करके 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं उसकी वो आपको पीडीएफ दे दी जाएंगे। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेंगी। ये टेलीग्राम का यहाँ पे यूजर नेम दिया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा जो टॉपिक है, नाम है इसका कार्बन क्रेडिट। तो सबसे पहले कार्बन क्रेडिट पे जाने से पहले एक टर्म है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, कार्बन पदचिन्ह जिसको बोलते हैं। पहले देखते हैं कि इस कार्बन फुटप्रिंट ये है क्या, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कार्बन क्रेडिट आया क्यों और इसकी आवश्यकता क्या है, इसके महत्व क्या है। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट होगा तो उसमें इंडिविजुअल, उस व्यक्ति ने जितने कार्बन का जो है उत्सर्जन किया होगा, और कार्बन का नहीं, कार्बन प्लस ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन किया होगा। और अगर औद्योगिक इकाई की बात हो तो उस औद्योगिक इकाई ने जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया हो उसको कार्बन फुटप्रिंट कहेगा। ये ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जो हमारा इसके पहले वाला जो चैप्टर 9 था, जिसमें जलवायु परिवर्तन और कॉप हमने डिस्कस किया है, उसमें ग्रीन हाउस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, सारे ग्रीन हाउस के नाम लिखे हैं, वो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इस कार्बन फुटप्रिंट को निकालने की विधि के लिए विश्व भर में क्या किया जाता है? लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। ये विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति या औद्योगिक इकाई द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को जोड़ा जाता है। ये पूरे लाइफ साइकिल पे होता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने, ठीक है, पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में जो है चक्र में जितना कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है उसको एक व्यक्ति का जो है वो कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। वैसे ही एक औद्योगिक इकाई अपने पूरे जीवन चक्र में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन करता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पहले कार्बन फुटप्रिंट। ठीक, अब चूंकि औद्योगिक विकास जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, जो मानव जीवन है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, उपभोक्तावादी हो गया है। इस वजह से ये व्यक्ति का भी, प्रति व्यक्ति जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद से जो उद्योगों का है वो भी कार्बन फुटप्रिंट जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कार्बन क्रेडिट पहले तो आया कहां से, ये टर्म कैसे आया। तो हमने आप लोगों से डिस्कस किया था, UNFCCC जो है इसके अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, और क्योटो प्रोटोकॉल में हरित जो प्रभाव जनित करने वाली गैसें हैं उनके गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने की बात हुई। ठीक है, इसके तहत जो इस क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स 1 में जो शामिल विकसित औद्योगिक देश हैं उनको हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 2012 तक कमी लाते हुए 1990 के स्तर से 5% की कमी पर ले आना था। ये 5.2 नहीं है, 5 है केवल। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या किया कि जिस समय ये प्रोटोकॉल हुआ उस टाइम लक्ष्य रखा गया कि 2012 तक जो हम ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन करेंगे उसका उत्सर्जन क्या हो, 1990 के स्तर से 5% कितना हो, कम हो। ये इन्होंने लक्ष्य रखा था। ठीक, इस लक्ष्य के लिए जो है उत्सर्जन लक्ष्य एवं सीमा निर्धारित की गई। हर एक देश के लिए क्या किया गया, उत्सर्जन लक्ष्य रखे गए और उनकी सीमा निर्धारित की गई जिनकी प्रवृत्ति बाध्यकारी थी। ठीक है, ये जो लक्ष्य रखे गए थे ये विकसित देशों पर क्या थे, बाध्यकारी थे। ठीक है, और प्रोटोकॉल के तहत देशों को अपने लक्ष्यों को पहले राष्ट्रीय उपायों द्वारा पूरा करना था। सबसे पहले देशों से कहा गया कि आप अपने कार्बन और ये ग्रीन हाउस गैसों में जो उत्सर्जन करेंगे पहले आप अपने राष्ट्रीय लेवल पर उपाय करेंगे। ठीक है,
उसके बाद उसके राष्ट्रीय उपाय करके ही आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन अब क्या है कि विकास भी जो है वो संभव है, तो कई विकसित देशों को इससे ऑब्जेक्शन भी था कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। तो उस समय प्रोटोकॉल ने क्या कहा, उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त उपाय भी प्रस्तावित किया, जिसे बाजार आधारित तंत्र बोलते हैं, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म बोलते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ही एक नया टर्म आया कि कहा गया कि जो विकसित देश हैं, यदि वो अपने घरेलू उपायों से इसके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाजार आधारित तंत्र के बेस पे भी उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के थे। बाजार आधारित तंत्र किस प्रकार थे? 2 थे। अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, ठीक है, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेड, ठीक, एक ये। दूसरा स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और तीसरा संयुक्त क्रियान्वयन, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। ये 3 प्रकार थे बाजार आधारित तंत्र। ठीक है, ये 3 तंत्र के बाद क्या हुआ, इन 3 तंत्रों से क्या हुआ, ये तीनों उपाय जो है हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए उत्सर्जन कटौती प्रयासों को लचीला बनाने हेतु किए गए थे। एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रखा गया कि नहीं आपको अपने जो घरेलू उपाय हैं उनके द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त करना है। इसको थोड़ा सा लचीला बनाते हुए बताया कि आप मार्केट के बेस पे भी इनको अपने जो उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करें? हरित निवेशों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे होगा क्या, इस बाजार आधारित मैकेनिज्म क्या होगा कि हरित निवेश, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और हस्ताक्षरता देश जो है अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को एक प्रभावी लागत में पूरा कर सकें। उम्मीद थी कि हो सकता है कोई देश जो है वो अपने विकास को प्राथमिकता दे और जो ये लक्ष्य है वो पूरे ना करे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो, ये प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य था वो पूरा ना हो पाए, इस वजह से ये व्यवस्था दी गई ताकि अन्य देशों में भी ग्रीन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन मिले और जब हर एक देश है वो अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को प्रभावी लागत में पूरा सके। इन तीनों तंत्रों ने मिलकर ही क्या है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को जन्म दिया। क्रेडिट आप समझते हो, कोई क्रेडिट आप अर्न कर लेते हो और उस क्रेडिट के बेस पे आप फिर क्या करते हो, ट्रेड करते हो। तो कार्बन क्रेडिट भी वही है कि आप कार्बन की क्रेडिट जो है अर्न कर लेते हो, फिर उसका ट्रेड कर सकते हो। ठीक, तो अब देखते हैं कार्बन क्रेडिट है क्या, एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है। तो कार्बन क्रेडिट क्या है, एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है। ठीक है, परमिशन है या व्यापार योग्य जो है प्रमाण पत्र है या सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट है फॉर ट्रेड के लिए, जो धारक को, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है, धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गैसों जिनकी मात्रा क्या हो, 1 टन CO2 के बराबर हो, के उत्सर्जन का अधिकार देता है। अगर आपके पास ये कार्बन क्रेडिट है तो उस कार्बन क्रेडिट से आप क्या कर सकते हो, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हो, या 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना वैश्विक तापन बढ़ाता है उस तापन के बराबर क्या है, हरित गृह गैसों का उत्सर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई देश है जिसके पास कार्बन क्रेडिट है, वहां से आप वो कार्बन क्रेडिट परचेज कर लीजिए, और उस परचेज करने के बाद अगर आपके पास 1 कार्बन क्रेडिट है तो उसके बराबर आप क्या कर सकते हो, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना वैश्विक तापन बढ़ाती है उसके बराबर से अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन का अधिकार आपको मिल जाएगा। क्रेडिट ये जनरेट कैसे करते हैं, कार्बन क्रेडिट उपार्जन का तरीका जनरेट कैसे कर सकते हैं, एक संस्था जो उसके कार्यों हेतु प्रदत्त किए गए कार्बन उत्सर्जन के मानक स्तर से कम कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, तो वह कार्बन क्रेडिट क्या है, अर्जित कर लेती है। हर एक संस्था के लिए मानक स्थापित हैं कि एक संस्था जो है या एक उद्योग जो है, इसको इतना कार्बन जो है एमिट करने की परमिशन है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की परमिशन है। ठीक है, अगर वो संस्था उससे कम मात्रा में क्या है एमिशन करती है, तो उस संस्था के पास जो है वो एक्स्ट्रा जो उसका बचता है वो कार्बन जो है क्रेडिट के तौर पर उसके खाते में जमा हो जाता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कार्बन क्रेडिट जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि जितना आपको परमिट किया हुआ है उससे आप कम अगर यूज करोगे तो आपका जो बचा हुआ है वो एज क्रेडिट आपके अकाउंट में आपके अकाउंट में जो है वो जमा कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, कार्बन क्रेडिट जो है निर्धारित उत्सर्जन सीमा से अधिक उत्सर्जन की अनुमति देता है। अब ये कोई देश जो है वो अगर इस कार्बन क्रेडिट को किसी दूसरे देश से खरीद लेता है
तो उस देश के पास जो निर्धारित उत्सर्जन की सीमा है, तो उसकी सीमा ऑलरेडी बढ़ जाएगी क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, तो वो उसकी उत्सर्जन की सीमा को बढ़ाने की अनुमति देता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की पात्र जो है वो सौर, पवन या पनबिजली जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं होती हैं। ये परियोजनाएं जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली, ऐसी ऊर्जा परियोजनाओं का जहां यूज होता है जहां कार्बन का उपयोग कम होता है, वैसी संस्थाओं के पास ये कार्बन क्रेडिट जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं, वो अर्जित करते हैं। ठीक है, अच्छा, अमेरिका, कनाडा या पश्चिमी यूरोपीय जैसे विकसित देश, ठीक है, मेन इनका ही रिक्वायरमेंट है और इन पे ही ये प्रतिबंध लगा है। एनेक्सी 1 में ये विकसित देश ही शामिल है, तो इन पर ही प्रतिबंध है कि आप इससे अधिक कार्बन नहीं एमिट कर सकते हो। ठीक है, आप इससे अधिक ग्रीन हाउस गैसें एमिट नहीं कर सकते हो, और प्लस इनको अपनी जो उत्सर्जन है उसकी सीमा को भी कम करना है, तो सबसे ज्यादा आवश्यकता इनको ही है। तो ये विकसित देश जो है वो कार्बन क्रेडिट्स के हकदार तभी होते हैं जब उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो किसी विकासशील देश को उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध कराते हो तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक हो। ठीक है, इन देशों को ये कार्बन क्रेडिट तभी मिलेंगी जब ये क्या करें, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है इसको विकासशील देशों को प्रोवाइड करें, विकास देशों की तकनीकी उन्नयन में उनका जो है वो उनकी सहायता करें, उनको उन्नत प्रौद्योगिकी दें, तथा जो सतत विकास है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ा देना में ये सहायक हो। इससे क्या होगा, विकासशील देशों को जो है वो उन्नत तकनीकी भी मिलेगी, ठीक है, उसके बाद अन्य सहायता भी मिलेंगी, और इस तरह से एक जो है वो साम्य बनेगा। ठीक है, कार्बन क्रेडिट प्रणाली के तहत, ठीक है, कार्बन क्रेडिट प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि किसी एक देश का जो कार्बन बनेगा, कार्बन एमिशन की जो लिमिट होगी, सीमा बनेगी, वो वही बनेगी कि वहां कितने उद्योग उपलब्ध हैं और उन उद्योगों द्वारा कितना अधिकतम कार्बन उत्सर्जन किया जाना चाहिए, इनकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो फाइनलाइज की जाएगी। ठीक, किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। ये वही दोबारा से वही चीज बताई जा रही है कि अगर आपको जितना परमिशन है आप उससे कम कार्बन उत्सर्जन करते हो, तो जो बचा हुआ आपका कोटा है जो आप और कर सकते थे, उसको आपके अकाउंट में एज कार्बन क्रेडिट जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक, यूएनएफसीसीसी के तहत क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ता देशों ने 2012 तक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपने सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों हेतु ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के लिए नियम बनाए हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि आप इस तरह से, इतना परमिशन है, इस तरह से आप काम कीजिए, बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है वो सीमित किया जाए, जिससे ये जो हरित गृह प्रभाव जो है कम हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि आप कार्बन क्रेडिट किस तरह से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन क्रेडिट जो है वो कौन जनरेट कर सकता है, किस प्रकार से जनरेट कर सकता है। अब ये हो गया कि कार्बन, आपको कार्बन क्रेडिट अगर जनरेट करना है तो आपका जो कार्बन उत्सर्जन हो वो कम हो, तो कार्बन उत्सर्जन के दो तरीके हैं। एक तो पहला है गैस उत्सर्जन के लिए नए नियमों को प्राप्त करने हेतु ग्रीन हाउस गैसेस GHG उत्सर्जन में कमी लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी या अपनी वर्तमान प्रौद्योगिकी के बदले उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर जो कि उनके उत्सर्जन में अतिरिक्त कमी कर सके। एक तो आप अगर घरेलू स्तर पर आपको करना है तो आप क्या करो, या तो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आओ जो कम उत्सर्जन करती हो, या आपकी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसका उन्नयन करो, उसको और एनहांस करो ताकि आपके उत्सर्जन में अतिरिक्त कमी हो सके। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि विकासशील देशों के साथ संपर्क बनाकर उन्हें नई प्रौद्योगिकी जो कि आर्थिक रूप से प्रभावी हो को स्थापित करने में मदद करना है। दो ही तरीके हैं, एक तो आप अपने घरेलू स्तर पर उपाय करो, या तो विकासशील देशों को ऐसी तकनीकी दे दो, ऐसी प्रौद्योगिकी दे दो जो क्या हो, आर्थिक रूप से प्रभावित हो, और उसमें ये जो है कार्बन कम करने में, एमिशन को कम करने में उनकी मदद कर सके। ठीक है, तो ये घरेलू उपाय हो गए, और ये दूसरे देशों को आप हेल्प करके कर सकते हो। ठीक है, और जब दूसरे देशों को आप करोगे, ठीक, तो वहां से ही तभी आप वहां से जो है वो कार्बन क्रेडिट्स परचेज कर सकते हो। ठीक, तो ये कार्बन में उत्सर्जन के कमी के दो तरीके हो गए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, विकासशील देश एवं भारतीय परिदृश्य। विकासशील देश जो है और भारतीय परिदृश्य क्या है।
भारत जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के नॉन एनेक्स का देश है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स 1 में वो देश हैं जो विकसित देश हैं जिन पर प्रतिबंध लगाए हैं। नॉन एनेक्स में जो देश हैं वो डेवलपिंग फेज वाले देश हैं, विकासशील देश हैं, ठीक है। लेकिन भारत क्या है, स्वच्छ विकास तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में भाग लेता है। ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का ढांचा इस प्रकार तैयार किया जाता है कि विकसित देश अपने उत्सर्जन कटौती हेतु विकासशील देशों में मूल्य प्रभावी परियोजनाएं चला सके। इसमें विकासशील देश भी प्रोटोकॉल के मकसद को पूरा करने में भागीदार बन सकते हैं। प्रोटोकॉल का अल्टीमेट जो गोल है वो है कि कैसे भी करके ये ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट जो है वो कम किया जाए, ठीक है। तो सीएमडी के ढांचे के तहत जो है विकसित देश क्या करते हैं, विकासशील देशों में परियोजनाएं चलाते हैं। उन परियोजनाओं से क्या होगा कि उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा, और विकासशील देश भी क्या करेंगे, प्रोटोकॉल में मकसद को पूरा करने में भागीदार बनेंगे। एक्चुअल में ये विकासशील देशों पर प्रोटोकॉल के जो लक्ष्य हैं वो बाध्यकारी नहीं है, विकसित देशों पर है। लेकिन अगर विकासशील देशों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये जो लक्ष्य है वो और जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि विकासशील देश जो है वो कार्बन क्रेडिट का सिर्फ एक भाग ही विकसित देशों में कंपनियों को हस्तांतरित कर सकते हैं या उनके द्वारा ये हस्तांतरण किया जा सकता है, ठीक। तो ये डिटेल हो गई। उसके बाद क्या है कि कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े विक्रेता कौन है, चीन और जो है वो भारत है। ये कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े विक्रेता हैं, इसलिए हैं बिकॉज भारत और चीन जो हैं ये दोनों विकासशील देश हैं, ये दोनों नॉन एनेक्स में कंट्रीज हैं, तो इनको परमिशन है, इनके पास कार्बन उत्सर्जन की परमिशन है। लेकिन भारत चीन जो है वो लगातार ग्रीन एनर्जी की तरफ काम कर रहे हैं बहुत तेजी से, जिस वजह से इनको जो उत्सर्जन की सीमा इनके लिए तय है उससे कम ये उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे ये कार्बन क्रेडिट खूब जनरेट करते हैं, तो इस वजह से ये उसका विक्रय भी करते हैं। विकासशील देशों को सीडीएम द्वारा पूंजी और प्रौद्योगिकी लाभ होता है। ये क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट जो है इसके द्वारा क्या होगा, विकासशील देशों को अगर ये कार्बन क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या होगा, इनको एक तो पैसा मिलेगा, दूसरा प्रौद्योगिकी मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा, तकनीकी इसलिए मिलेगी बिकॉज विकसित देशों पर है कि आप तभी खरीद सकते हो जब आप इनको उन्नत प्रौद्योगिकी दोगे, तभी आप इनसे खरीद सकते हो। साथ ही उन्हें सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CER द्वारा विशाल व्यवसायिक अवसर जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। ये इनका जो है वो व्यवसाय का अवसर भी इनको प्राप्त मिलता है इस कार्बन के ट्रेड का। भारतीय कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े खरीदार कौन है, यूरोपीय देश हैं, उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा। ये सारे जो है विकसित देश हैं जिनको इन क्रेडिट्स की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बन क्रेडिट के बारे में, भारत का क्या स्थिति है। अब देखते हैं कार्बन क्रेडिट हेतु क्या है व्यापार के लिए मंच कौन कौन से हैं। तो 4 व्यापारिक मंच हैं जो है वैश्विक व्यापार मंच हैं जिनके थ्रू ये कार्बन ट्रेड होता है। पहला तो है शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज जिसको CCX बोलते हैं। इंडिया का एक है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX जिसको बोलते हैं। यूरोपियन क्लाइमेट चेंज है और एक नॉर्ड पूल है जिसमें नॉर्डिक कंट्रीज हैं जो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। तो ये कार्बन क्रेडिट के जो है लेन देन के लिए जो वैश्विक बाजार मंच है ये 4 बाजार मंच है। ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए एज फैक्ट कि कौन कौन से मंच इस व्यापार के लिए हैं। अब देखते हैं कार्बन क्रेडिट के लाभ क्या है, ठीक है। तो लाभ क्या है कि जो कंपनी ये कार्बन क्रेडिट जनरेट करेगी, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, बेहतर प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे जो भी विकसित देश कार्बन क्रेडिट खरीदेगा इसको क्या करना पड़ेगा, उन्नत तकनीकी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, चूंकि ये खरीदारी विकसित देशों द्वारा है तो विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर जो है प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा। विकासशील देश जो है वो जल्दी जो है उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा विकासशील देशों में ये विदेशी निवेश के अतिरिक्त स्रोत का निर्माण करते हैं, बिकॉज विकसित देश जो है वो बहुत सारी यहाँ पे परियोजनाएं चलाते हैं, परियोजनाएं आएंगी तो विदेशी निवेश भी आएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास में सहायक होगा, बिकॉज ये जो विकसित देश है वो कार्बन क्रेडिट अर्न करने के लिए बहुत सारे देशों में पहुंचेंगे, ठीक है। तो उन सब देशों में जो क्या होगा वो क्लीन जो है टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, ठीक है। तो ये उसके विकास में सहायक है। उसके अलावा स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास समपोषणीय विकास को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और उसके बाद हरित गृह गैसों में कटौती के कारण जो है वो पर्यावरणीय लाभ होगा। तो ये सारे हो गए कार्बन क्रेडिट के लाभ। अब लाभ है तो इसका कुछ हानि भी होगी, तो हानि भी देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट की हानियां क्या है। कार्बन क्रेडिट की पहली हानि ये है कि जो विकसित देश है उनको जलवायु विनाशक अधिकार को खरीदने का ये सबसे सस्ता रास्ता है। ये विकसित देश जो है वो अपने
पैसे का और अपनी तकनीक का उपयोग करके विकासशील देशों से ये जलवायु विनाशक अधिकार जो है वो खरीद लेते हैं। इन कार्बन क्रेडिट्स को क्या बोलते हैं? जलवायु विनाशक अधिकार भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज करके आपको अधिक गैसें जो हैं जो वातावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं उनके उत्सर्जन की आपको परमिशन मिलती है, जो जलवायु का विनाश कर रहे हैं। तो इन कार्बन क्रेडिट्स को जलवायु विनाशक अधिकार भी बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है? इस प्रक्रिया के जटिल स्वभाव के कारण एवं सीईआर के प्रलोभन के कारण विदेशी अदाकारों द्वारा घरेलू उद्योगों पर हावी होना। ठीक है, क्या होता है कि जो विकासशील देश हैं जो अभी डेवलपिंग फेज में है, तो इस प्रक्रिया का जो स्वभाव है जटिल है। ठीक है, और उसके अलावा सीईआर जो है, ठीक है, क्लीन एमिशन, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, इस सब के प्रलोभन के कारण जो है वो जो देश है, इनके विदेशी जो देश हैं उनके चक्र में फंसकर अपने खुद के उद्योगों को जेल क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। उसके अलावा सीएमडी निवेश जो है वो राष्ट्रीय विकास रणनीति को विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकती है। हर एक देश का अपना गोल हो सकता है कि हम इस तरह से क्या है आगे बढ़ेंगे, इस तरह से विकास करेंगे, लेकिन जब ये दूसरे देश हैं आपके देश में निवेश करने के लिए आएंगे तो उनका अपना अलग एजेंडा होगा। तो हो सकता है वो आपकी जो राष्ट्रीय विकास रणनीति है उसमें ये फिट ना होते हों और उसको जो है ये विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट की क्या है? हानियां हो गई। ठीक है, तो टॉपिक तो यही हो गया है आपका। बाकी एक और नई चीज है कार्बन टैक्स, जो इसी में आता है। सरकारों ने जो लगाया हुआ है कार्बन टैक्स क्या है? एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो CO2 के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। जो CO2 का उत्सर्जन करेगा उन पर ये अप्रत्यक्ष टैक्स जो है कार्बन टैक्स के रूप में लगाया जाता है। ये कार्बन टैक्स कर जो है उन फर्मों पर लगाया जाता है जो अपने संचालन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती हैं। ये उन फर्मों पर लगाया जाता है जिससे CO2 का उत्पादन हो। ठीक है, 10 सितंबर 2009 को फ्रांस ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए कार्बन टैक्स अध्यारोपित करने की घोषणा की थी। 2009 में फ्रांस ने लगाया है। यह टैक्स 1 जुलाई 2010 से भारत में प्रभावी हो गया है। तो कार्बन टैक्स जो है वो भारत में भी लगता है 1 जुलाई 2010 से है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और कार्बन टैक्स सर्वप्रथम जो है 1990 में फिनलैंड ने अध्यारोपित किया हुआ था। ये फिनलैंड जो है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। भारत ने इसमें कब से लगाया? तो 1 जुलाई 2010 से। और ये वैसी फर्मों पर लगता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती हैं। तो ये कार्बन टैक्स के बारे में हो गया। बाकी देखते हैं भारत में कार्बन क्रेडिट का व्यापार क्या है। कार्बन व्यापार और भारत। ठीक है, भारत के प्रमुख कार्बन क्रेडिट खरीदार संस्थान जो है वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद जापान है, GHC रिडक्शन फंड है, वित्तीय संस्थान है निजी क्षेत्र में, बीजी सेल और न्यूऑन इत्यादि ये कंपनियां हैं जो भारत से कार्बन क्रेडिट जो है खरीदती हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ प्रणाली प्राधिकरण, नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी जो है इसका गठन किया है। ये आप इसका नाम भी देख लीजिएगा, इसका वर्ड्स भी देख लीजिएगा, इससे आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, बाकी इससे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं जो आपसे पूछा जाए। इसके अलावा कुछ इस टॉपिक पे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी जो है जिसका नाम है ग्रेसिम इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये विश्व की पहली सीमेंट बनाने वाली कंपनी बनी है जिसने अपने कार्बन क्रेडिट को यूरोप में बेचकर धन अर्जित किया है। सीमेंट बनाने वाली विश्व की पहली कंपनी जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जिसने कार्बन क्रेडिट जनरेट किया और इनको सेल किया है यूरोप में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो सीमेंट बनाने वाली पहली कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की हो गई और देश का पहला राज्य जिसने कार्बन क्रेडिट जनरेट किया वो हो गया हिमाचल प्रदेश। इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जिसको DMRC बोलते हैं, इसने करीब 3.5 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स की बिक्री से 19.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। ठीक है, तो ये DMRC के बारे में हो गया। ठीक, DMRC ने ये जनरेट किया हुआ है। उसके अलावा क्या है, देश का सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये पहली सिविक बॉडी है जिसने साल 2020 में बायोमीथेशन प्लांट्स लगाए और 1.7 टन कार्बन एमिशन रोका। बदले में इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 50 लाख रुपए कमाए। तो ये फैक्ट हो गया, एक DMRC हो गया, एक आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, एक हिमाचल प्रदेश हो गया और एक इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। इन्होंने स्वच्छ तकनीकी की तरफ काम करके अपने जो कार्बन उत्सर्जन पर क्या है लगाम लगाई है और उससे ये कार्बन क्रेडिट जनरेट किए हैं और उससे बहुत सारा धन भी कमाया हुआ है।
ठीक है, तो आज का ये कार्बन क्रेडिट का टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग जो भी कंटेंट डिस्कस किया है वो आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जल्दी अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा जो हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है वो भी आप वहां से देख लीजिए। ये सारे जो पीडीएफ्स हैं, ये सारा सिलेबस है, सारा कोर्स है, सारे वीडियोस हैं, सारी टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सारा कुछ टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम से ये सारा कुछ ले सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी कल आपसे नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।